कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। 10 साल जिनकी हुकूमत रही है केपीके में, कोई नया पाकिस्तान बनाया, कोई तब्दीली आई, कोई बेहतरी आई? मैं अपना मंशूर के ताकत पे इलेक्शन जीतना चाहते हो, 4 नहीं मुझे 1 बार चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। इंतखाबात जूं करीब आ रहे हैं, हल्की फुल्की जो सियासी मौसीकी है उसका आगाज़ हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि अभी तक भरपूर एक्टिविटी जो है वो जनरेट नहीं हुई। जिस तरह से हम इंतखाबात में एक रंग देखते हैं, एक मेला देखते हैं, जिस तरह से अब कैंपेन चल रही है, मगर बहुत ज़्यादा बड़ी जो कैंपेन्स हैं, हो सकता है कि वो अब आखिरी हफ्ते में या आखिरी 10-15 दिनों के अंदर, 10-12 दिनों के अंदर शुरू हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुस्तकिल जो है वो मुख्तलिफ गुज़िश्ता आई थिंक 2 महीनों से वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं और मंशूर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेश कर चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं, आज उन्होंने मानसरा के अंदर एक बड़ा जलसा जो है उससे ख़िताब किया। मरियम नवाज़ भी वहाँ पे मौजूद थी, उनके साथ शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर के अंदर रैलीज़ निकाल रहे हैं और यहाँ पे भी बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनके साथ आसफा, और कल लाहौर के अंदर उन्होंने एक बड़ा जलसा कह सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़े तवील अरसे के बाद जो है वो किया है। तो इंतखाबी मुहिम है, हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन कहाँ किस तरह से इस मुकाबले में इन होगा, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, क्या बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो पंजाब का मार्का मार सकेंगे, क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर रिवाइव कर रही है पंजाब के अंदर और ये उसका नुक्ता आगाज़ है। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो हुकूमत बना सकेगी। पंजाब से कितनी नशिस्तें, जो कि ज़ाहिर है एक बड़ा बैटलफील्ड है, एक मार्का वहीं पे बड़ा होगा सियासी, वो उसमें आएगी या नहीं आएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे बहरहाल मिसिंग है और वो रंग है जो कि अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, आना चाहिए था। उस पर उनकी जमात पे दबाव है या मुख्तलिफ मामलात हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के अंदर कम अज़ कम जलसे हमें नज़र नहीं आते। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें एक्टिव नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कराची के अंदर भी। और आपने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब ने नाना करते भी बहुत सारी मुखालफत के बावजूद अपनी जमात के मुख्तलिफ जगहों पर जलसे या जो गैदरिंग्स थी वो की। लेकिन बहरहाल एक जो मंजरनामा है उस पे से तहरीक इंसाफ का जो रंग है वो मिसिंग है, उनके वोटर सपोर्टर भी मिस कर रहे हैं और जाहिर है कि एक बड़ी जमात के तौर पे उनकी शमूलियत अब बल्ले के बग़ैर है, तो उसके हवाले से भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज एक और अहम डेवलपमेंट साइफ़र के हवाले से हुई है और इसकी समाअत अडयाला जेल के अंदर हो रही है। इस समाअत के दौरान इसके बाद मीडिया से इंटरेक्शन करने पे इमरान खान साहब को रोका गया। उसके ऊपर उन्होंने उनकी तू मैं हुई जेल सुपरिटेंडेंट के साथ और वहाँ पर कुछ तल्ख़ कलामी भी देखने को मिली। लेकिन अहम बात यह है कि 4 गवाहों ने अपने बयानात जो हैं वो कलमबंद करवाए हैं साइफ़र के मामले के ऊपर। और आज जो साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं सोहेल महमूद साहब, उनका बयान था जो कि रिकॉर्ड हुआ और बहुत अहम है। इससे पहले आज़म खान साहब के बयानात के हवाले से मुख्तलिफ बातें जो हैं वो सामने आती रही हैं कि वो अपने बयान से फिर गए या नहीं, लेकिन आज भी यानी उनके जो कल बयानात के हवाले से ख़बरें आई हैं, 161 और 164 का बयान जो था वो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने ये कहा है कि साइफ़र जो है उसके हवाले से जो इमरान खान साहब पे इल्ज़ामात हैं उस पर तफसील के साथ उन्होंने अपना पहले बयान भी जमा करवा दिया और फिर हलफ भी उन्होंने लिया और उसके ऊपर भी बयान उन्होंने अपना दिया है। ये मैं आपको बता दूं कि इस हवाले से आज जो सेक्रेटरी साहब ने साबिक़ सेक्रेटरी ने अपना बयान कलमबंद करवाया, उन्होंने ये कहा है कि बतौर सेक्रेटरी ख़ारजा रिटायरमेंट तक साइफ़र की कॉपी जो थी वो वज़ारत ख़ारजा को मौसूल नहीं हुई थी और साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जो है वो सितंबर 2022 में रिटायर हुए थे। हमारी मालूमात है कि 1 साल का अरसा जो है वो होता है जिसमें कि कॉपी रखी जा सकती है, लेकिन वो 1 साल भी गुजर गया है और वो जो कॉपी गुमी थी, जिसका असल मुद्दा है कि वो साइफ़र की गुमशुदा कॉपी जो
जो है वो कहाँ गई, वो किसने रखी, और फिर उसके अंदर जो मतन था उसके हवाले से भी जो डी कोड हुआ और उसको फिर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई चल रही है। तो ये काफ़ी अहम स्टेटमेंट था। उन्होंने जो आज़म खान साहब ने अदालत में बयान दिया है हालिया, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा 161 और 164 का बयान हलफ पर नहीं हुआ। बिल्कुल दुरुस्त बात वो कह रहे हैं कि उस पर हलफ बिल्कुल नहीं था, दस्तखत होते हैं 61 और 64 के बयान पे। और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि रैली में लहराया जाने वाला सफ़ा कौन सा था। ये भी बात दुरुस्त है, क्योंकि जो भी इमरान खान साहब ने हाथ में कागज़ पकड़ा था उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो साइफ़र था या नहीं था। अलबत्ता उन्होंने ज़ाहिर ये किया था पब्लिक के सामने कि ये साइफ़र है। अडयाला जेल में साइफ़र मुकदमे की जो इख्तिताम, यानी आज जो समाअत की इख्तिताम थी, उसके ऊपर जो तू मैं हुई वो उसके ऊपर उसके हवाले से भी बहुत ख़बरें चल रही हैं। लेकिन असल मुद्दा ये है कि आज़म खान साहब ने जो साइफ़र की गुमशुदगी का मामला है उसके ऊपर उनका बयान वही है कि वो कागज़ या वो जो साइफ़र वज़ीर आज़म को कॉपी गई थी वो उनके वहाँ से हटने तक वो कॉपी नहीं मिली। ये सारे मामलात हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे। आज़ाद अरकान जो है वो कितना बड़ा, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, मोस्टली इस वक्त मैदान अमल में हैं या मैदान जंग में हैं, या कहा जाए कि वो इंतखाबात के लिए लड़ रहे हैं, वो कितने अहम हो सकते हैं इंतखाबात के हवाले से, इस मौजू पे बात करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले जनरल फैज़ ने अपना जो जवाब है वो जमा करवाया है शौकत अज़ीज़ बरतरफ़ी केस के अंदर, और उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि उनकी कोई मुलाकात शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब से नहीं हुई थी, और ना ही उन्होंने ये कहा था कि 2 साल की मेहनत जो है वो ज़ाया हो गई है। याद रहे कि इस केस के अंदर ये धरना केस जो है उसके अंदर अब ख्वाजा हारिस जो हैं वो जनरल फैज़ के लॉयर होंगे। सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ माजिद निज़ामी साहब हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बड़ी रिसर्च के बाद लिखते हैं। BBC उर्दू पे अक्सर हम इनको पढ़ सकते हैं। उज़मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा है और अभी कैंपेन से आई हैं और अपने शौहर की कैंपेन चला रही हैं, इसलिए इनका आना हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें वक्त में दिया है इन्होंने मसरूफ़ियत में। नाज बलोच साहिबा भी बहुत एक्टिव हैं आजकल, और ये भी मुहिम सब सियासतदान मुहिम चला रहे हैं इस वक्त, इसलिए इनका कीमती वक्त है जो हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सबसे पहले माजिद आपके पास आती हूँ, ये बताइए कि मार्का तो पंजाब का है, अभी तक की जो मुहिम चल रही है उसमें आपको क्या लगता है कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी मुश्किलात के बावजूद मैदान मार लेगी, या कुछ तकनीकी हल्का बंदियों के बाद ये इम्कानात कम हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ क्यों कैंपेन उस तरह की नहीं चला रही, आप क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मेरी राय में इंतखाबी हल्का बंदियाँ किसी भी इलेक्शन में अगर प्री पोल रिगिंग करनी है तो उसका पहला हथियार इंतखाबी हल्का बंदियाँ होती हैं, जो कि हो चुकी हैं, और पंजाब के अंदर खसूसन काफ़ी ज़्यादा हल्कों की हल्का बंदियाँ तब्दील की गई हैं। दूसरा मामला जहाँ तक तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का है, सो डेफिनेटली सोशल मीडिया पर वो एक्टिव हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इलेक्शन डे पर किसी भी वोटर के हाथ में जो 2 बैलेट पेपर होंगे उस पर उन्हें बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, उन्हें 2 डिफरेंट निशान जो है उन पे मोहर लगाना होगी। सो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि इलेक्शन डे पर क्या वो हर हल्के के अंदर MNA की सीट पर, MPA की सीट पर मतलूबा कारकुनान और अफरादी कुव्वत के साथ क्या पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद रहेंगे। अगर तो वो ये काम कर जाएंगे तो फिर इंतखाबी धांधली के इम्कानात कम हैं, लेकिन अगर वो पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद ना हुए तो फिर रिजल्ट्स डेफिनेटली तब्दील किए जा सकते हैं। सो PTI के मामला इसलिए भी खासी कंफ्यूजन का शिकार हैं। जहां तक मुस्लिम लीग नून का मामला है, सो उन्होंने अपनी टिकट्स एलोकेशन के ऊपर खासा काम किया, और मुस्लिम लीग नून जब अपनी टिकट्स एलोकेशन पे ज्यादा काम करती है तो उस वक्त उनके पास ये तासुर या इंप्रेशन मौजूद होता है कि आइंदा आने वाली हुकूमत उन्हीं की होगी। हमने देखा कि 2013 में भी टिकटें तकसीम करने पे खासा गौर व फिक्र किया गया। 2018 में चूंकि पार्टी मुश्किल में थी तो इसलिए उस वक्त ऐसी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। सो मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं समझता हूं कि उनका ये ख्याल है
कि उन्होंने टिकट एलोकेशन का जो एक मुश्किल मरहला है वो सर कर लिया है। और इसमें एक चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का फोकस सिर्फ और सिर्फ पंजाब के ऊपर है। वो ये समझते हैं कि चूंकि पंजाब नेशनल असेंबली का 53% है, सो यहीं पे अगर हम वर्किंग कर लेंगे तो हम बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। अच्छा, और हल्का बंदियां आपको लगता है कि इस वक्त इस तरह हुई हैं कि वो भी किसी मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा दे सकती हैं या किसी को नुकसान? जी, मखसूस सियासी जमात को फ़ायदे का तो नहीं पता, लेकिन एक मखसूस सियासी जमात को नुकसान ज़रूर देंगी। उसकी वजह यह है कि हमने ये देखा है कि इस हवाले से नीम शहरी इलाकों में और शहरी इलाकों में खासी तब्दीली है, और वो तब्दीली बाकायदा इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए की गई है कि एक मखसूस सियासी जमात को उसका नुकसान हो। अच्छा उस्मा, अब हम देख रहे हैं कि मियाँ साहब का ये दूसरा जलसा था जो आज हुआ है। लगता ऐसे था कि 21 अक्टूबर के बाद वो आएंगे और उसके बाद वो फिर एक पूरी बाकायदा, और यही सुनने में भी आता था कि वो मुहिम चलाएंगे, लेकिन वो बहुत कम निकल रहे हैं। वो क्या मरियम बीबी भी मेरे ख्याल है तीसरा या चौथा उनका जलसा है। क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो भरपूर जलसे नहीं कर रही या मुहिम नहीं चला रही, वजह क्या है? बहुत शुक्रिया आसमा। नहीं देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो जहाँ तक मियाँ साहब की बात है, मियाँ साहब हमारे कायद हैं, और इस वक्त जहाँ पर ज़रूरी समझा जाता है, जहाँ पर वो एक सीनियर सियासतदान की जो है और एक कायद की हैसियत में जो है वो तमाम इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें नीचे डिवॉल्व की हैं उन्होंने। शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, अब्दा साहब जो हैं वो अब जो हमारी कैंपेन को जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की सुपरविजन में उसको लीड कर रहे हैं। और मियाँ साहब का हर वक्त हर जगह जाना जरूरी नहीं है। एक तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, मौसम की शिद्दत भी है, और दूसरा ये है कि हम नहीं समझते कि जो काम मरियम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ साहब ये जो लोग कर रहे हैं उनकी कोई कमी है कहीं पर भी उनकी एफर्ट में, कि जहां जिसको सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो अगर ना हो तो फिल नहीं हो सकता। सो इसलिए ये एक हमारी होमवर्क के तौर के ऊपर ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, और इसलिए शहबाज साहब आपको आज जो है वो लाहौर के अंदर एक्टिविटी करते नजर आए, मियाँ साहब आज आपको मनसेरा में नजर आए, कल शहबाज साहब जो है वो आपको किसी और शहर में नजर आएंगे, मरियम बीबी जो है वो कल आपको किसी और शहर में दिखेंगी। तो इसलिए ये तमाम चीजें जो है ये एक होमवर्क के टीम जो है होमवर्क के तौर पे हो रही हैं। निजामी साहब की एक दो बातों को मैं जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि जहां तक इंतखाबी जो हल्का बंदियां है उसकी बात है, तो इंतखाबी हल्का बंदियों में पंजाब के अंदर जितना नुकसान हमें पहुंचाया गया है, जिस और हल्का बंदियों के ऊपर जितनी हमारी कंसर्न्स थे, हमारी शिकायत थी, वो भी एड्रेस नहीं हुई। पिछली दफा भी यही हुआ था और इस दफा भी यही हुआ है, लेकिन हमने उसको कोई एक्सक्यूज बनाए बगैर हम उसके लिए उसके खिलाफ मैदान में उतरे हैं। दूसरी बात ये कहना कि हमने सिर्फ पंजाब को फोकस किया है, कतई तौर पर ऐसा नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब मानसेरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमने पूरा KPK, इवन सिंध के अंदर जो है वो हमने एक इलेक्शन अलायंस के तहत जो है एडजस्टमेंट के तहत हम MQM और GDA के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये हमारी सीरियसनेस है। दूसरा, बलोचिस्तान के अंदर सबसे पहले जो है वो होमवर्क कंप्लीट करके वहां पर तमाम तर नशिस्तों के ऊपर, कौमी हो या सूबाई हो, तमाम के ऊपर कैंडिडेट्स जो है वो फील्ड किए गए हैं। इसलिए ये कहना कि हमने बाकी सूबों को फोकस नहीं किया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि 53% जो है वो हाउस पंजाब है, और पंजाब में जो है वो जो अक्सरियत हासिल करता है उसका वज़ीर आज़म कल बिलावल साहब का जलसा था, कल बिलावल साहब का जलसा था, उस पर आप क्या कहेंगी? अच्छा बड़ा जलसा था जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ हवालों से अहम है कि वो टारगेट कर रही है NT-PMLN वोटर को, वो टारगेट कर रही है PTI के वोटर्स को मुख्तलिफ। तो आपको लगता है कि एक बड़ा अच्छा जलसा किया है बिलावल साहब ने कल? जी बिल्कुल अच्छा जलसा था, बहुत इसके बड़े अरसे बाद एक अच्छा साइजेबल जलसा था। लेकिन ये बात अपने तौर पर एक फैक्ट मौजूद है कि वो आउटसाइडर्स ज्यादा थे उसके अंदर। लोकल जो बिलावल साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लोग कम थे, लेकिन ये उनका हक है, वो जो मर्जी कर सकते हैं, वो जाहिर है ये उनकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन मुझे सिर्फ एतराज और फिक्र जो है वो बिलावल साहब की लैंग्वेज पे है। बिलावल साहब जिस तेजी से इमरान खान को कॉपी कर रहे हैं, मुझे खौफ आता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इमरान खान बनता हुआ नहीं देखना चाहती बिलावल भुट्टो को। वो भुट्टो साहब के नवासे हैं, बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं,
उनको उसी की तरह बिहेव करना चाहिए। लेकिन वो नाम बिगाड़ने हो, वो बार बार 1 मिनट में बात पूरी कर लूं, वो बार बार जो है वो बुजुर्गों को बुजुर्गी के ताने देना हो। मुझे बड़ा अजीब लगा ये बात कि हमारे तो मुआशरे में ऐसा नहीं होता ना कि बुजुर्ग आज वैसे उन्होंने कहा है नौजवानों से कि गालम गलोच मत करें। बार बार बात करते हैं ना, 1 मिनट आसमा जो बार बार बात करते हैं, 4 बारियां जो है उसकी बात करते हैं। 2 बारियां बीबी साहिबा की और 1 बारी जो है वो 2008 वाली, तो वो तो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी भी ले चुकी है, तो बारी तो उनकी भी चौथी बनती है। अच्छा। लेकिन ये क्या वो है, वो बेहतर है वो अपने मंशूर पे जो बात बिल्कुल सही बात है नाज, ये बात दुरुस्त है कि बिलावल साहब एक अच्छे मंशूर के साथ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आज उन्होंने कहा कि गाली नहीं देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात की। लेकिन ये बात वाकई थोड़ा सा उनके लबो लहजे के अंदर की सियासत नहीं करनी, खुद कहते हैं गाली की सियासत नहीं करनी। ठीक बात है। अच्छा, तो नाज क्या आपको लगता है कि पंजाब में वो इसके बगैर भी पीएमएलएन के मुखालिफ जो वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं बजाय ये कि वो तहरीके इंसाफ जैसा लबो लहजा इख्तियार करें? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, पहली बात तो यह है कि जो तहरीक इंसाफ का पोलराइजेशन का जो एक रवैया था उसके खिलाफ अगर सबसे पहले और मुस्तकिल कोई आवाज़ उठी है उस कल्चर के खिलाफ, तो वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और यंग लीडर बिलावल भुट्टो ने ही उठाई है। और हमेशा गलत चीज़ को और इनटॉलरेंट जो हमारी सोसाइटी में एक अंसर बहुत अफसोस के साथ फैलता जा रहा था, एक इनटॉलरेंट सोसाइटी बनती जा रही थी, उसको हाईलाइट और उस चीज़ को आइडेंटिफाई बिलावल भुट्टो ने ही हमेशा किया। इंतकाम की सियासत, नफरत की सियासत और हेट पॉलिटिक्स से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, ये बिलावल भुट्टो बार बार कह रहे हैं। अपना मंशूर लेकर पाकिस्तान भर में, कराची से लेकर केपीके, बलूचिस्तान, पंजाब, हर जगह जाकर अपना मंशूर वो अपने जलसों में लोगों से कम्युनिकेट करके उनको अपना पैगाम दे रहे हैं। दूसरी बात ये रही, जितना पीपल्स पार्टी ने नफरत की सियासत का सामना किया है, इंतकाम की सियासत का सामना किया है, आज से नहीं बीबी शहीद के दौर से। मगर एक बात है नाज, हमें तो वो दिन भी याद है, नाज हमें वो दिन भी याद है जब मरियम साहिबा गिरफ्तार हुई थी और कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा बड़ा एहतजाज अगर किसी ने किया था तो वो बिलावल भुट्टो साहब थे। और मियाँ साहब के लिए भी आज वही जब बुजुर्गी का ताना देते हैं तो इसके ऊपर तनकीद बहरहाल हो रही है। देखिए आसमा, ये जो बात आप कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा की अरेस्ट की और उनके ऊपर एहतजाज करने की और पार्लियामेंट में हमेशा हाईलाइट करने की इश्यूज को और क्रिटिसाइज किया हर गलत चीज को, हर गलत एक्शन को हुकूमत की क्रिटिसाइज अगर किसी ने वोकली किया है तो वो आउटराइटली वो बिलावल भुट्टो साहब ने ही किया है पार्लियामेंट में। इस चीज की मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं अच्छी तरीके से इस बात को। लेकिन इस वक्त जो बात है अभी डेफिनेटली एक इलेक्शन की गहमा गहमी है, इलेक्शन की कैंपेन है और हर सियासी जमात ये हक रखती है कि वो अपने वोटर्स तक अपना पैगाम किस तरह से पहुंचाए। अब दूसरी बात आपको मैं ये बताऊं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भुगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये आप भी कवर करती रही हैं पार्लियामेंट को और आप बहुत गहरी नजर रखती है इस चीज के ऊपर कि शहीद बीबी ने एक औरत होकर, एक खातून होकर जिस किस्म की क्रिटिसिज्म का सामना पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर रहकर किया, लेकिन उसके बावजूद हमेशा उन्होंने सबर और पेशेंस के साथ उन्होंने हमेशा सियासत भी की और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी बीबी शहीद ने की, उस तमाम नफरत को बुलडोज करते हुए कि हमें नफरत की सियासत नहीं करनी। उसी ट्रेंड को बिलावल भुट्टो अब भी, कल भी उन्होंने अपने जलसे में यही बात कही कि हमने मुश्किल वक्तों में, बुरे हालात में भी अपनी जातियात की सियासत को पीछे रखकर मुल्क का सोच के आगे बढ़े हैं। लेकिन डेफिनेटली अब इलेक्शन सर पे हैं तो हम एक नई क़यादत के तौर पे पीपल्स पार्टी चाहती है कि नौजवानों को मौका मिले और लाहौर में आपको लगता है लाहौर के जलसे के बाद आपको लगता है कि पंजाब में रिवाइव करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अच्छे वोट ले सकेगी, अच्छी सीटें लेगी? बिल्कुल लोग एक बहुत अच्छे ऑप्शन के तौर पे पीपल्स पार्टी को ले रहे हैं और इसलिए पीपल्स पार्टी को एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे ले रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास
कुछ अचीवमेंट्स हैं जो कि वो अचीवमेंट्स और वो कारकर्दगी जो हम पहले डिलीवर कर चुके हैं। BISP जैसे प्रोग्राम है, रोजगार है, आम आवाम की बात है। यहाँ पे किसी सरमायाकार या किसी जागीरदार की अच्छी बात, वो जाहिर आपका मंशूर है, बिल्कुल अच्छा मंशूर है, हम अपना मंशूर जब पहुंचा रहे हैं, अच्छा मंशूर है, और हम इंतजार करें कि PMLN का मंशूर भी आए। मैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, सारी जमातें मंशूर पे ही तवज्जो लगाती हैं, और अभी PMLN का चूंकि नहीं आया इसलिए ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि उनके मंशूर में क्या है, वो कब आएगा, इस पर बात करेंगे। और माजिद से पूछेंगे कि पंजाब का जो मार्का है, अगर हम ज़िले वाइज देखें, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, तो वो किसके हाथ, किसके पास जा सकता है, और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, जो कि मोस्टली PTI के सपोर्टेड हैं या उनकी सपोर्ट है उनके साथ, उनके ऊपर किस किस जमात की कैसे कैसे नज़र है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। माजिद, क्या आपको नज़र आ रहा है पंजाब का जो ज़ाहिर है कि एक बैटल फील्ड है ये सियासी तौर पर, जो वहाँ जीतेगा वही हुकूमत बनाएगा वो, और दूसरा क्या PTI की मुतबादिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन सकती है पंजाब में? जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो पंजाब में बनने जा रहा है। उसकी वजह ये कि यहाँ पर बिलवक्त तो दो बड़ी जमातों का मुकाबला है, जैसा कि हम जानते हैं, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी के हवाले से मेरा ये ख्याल है कि उनकी गुज़िश्ता 10 साल की जो तंजीमी गलतियां हैं, उनका अज़ाला इन 3 से 4 माह की इलेक्शन कैंपेन में नहीं हो सकता। सो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू उन्हें पंजाब में मिलेगा। ये बात दुरुस्त है कि डेफिनेटली बिलावल भुट्टो इस तरह की प्रोग्रेसिव अप्रोच रखते हैं। उन्होंने 2018 में मालाकंड से भी इलेक्शन लड़ा था, अगरचे वो हार गए थे, लेकिन वहां पे उन्होंने पार्टी को मुनज़्ज़म किया था। तो पंजाब के अंदर भी उनकी इंतखाबी मुहिम शायद जीत की तरफ तो ना जाए, लेकिन पार्टी स्ट्रक्चर को वो रिवाइव कर सकते हैं। अब मामला है दो बड़ी जमातों का, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ। तो हमने ये हमारे सामने है कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर डेफिनेटली बड़ी तैयारी की है। इस टाइम सिर्फ 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर उनका कैंडिडेट नहीं है। बाकी तमाम सीटों पर या तो उनकी एडजस्टमेंट है और या फिर उनके अपने उम्मीदवार मौजूद हैं। IPP के साथ भी जो उनकी सीट एडजस्टमेंट है, उसके अंदर एक दिलचस्प मामला यह है कि 3 हलकों में मुस्लिम लीग नून के ही साबका उम्मीदवार एज ए इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं, टेक्सला, साहिवाल और खुशाब के अंदर। तो इसलिए वो सीट्स भी अगर IPP को जाएं या मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार वहां से जीत के आए, तो कितनी सीटें पंजाब से मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की क्या 80-85 नशिस्तें निकाल सकती है, जो कि उनके, वो तो खैर 100 कह रहे हैं, मगर क्या आपको लगता है इतनी भी निकाल सकेगी पंजाब से? जी, अभी तक की इंतखाबी सूरत हाल को सामने रखें तो मुस्लिम लीग नून का टारगेट डेफिनेटली 100 का है, लेकिन इस हवाले से अभी उन्हें खासा काम करने की और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर ये नंबर यहाँ तक नहीं पहुंच रहा। जो ग्राउंड पे सिचुएशन है या जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई या सर्वेस को तो खैर मैं कोई इतना क्रेडिबल नहीं मानता, लेकिन जो इलेक्टेबल्स की और पार्टी वर्कर्स की वर्किंग चल रही है, उसके अंदर अभी भी तहरीक इंसाफ एक पोटेंशियल थ्रेट है। अच्छा, उसमें से बावजूद इसके, ठीक बात है उस्मा, बावजूद इसके कि उनके पास बल्ले का निशान नहीं है, बावजूद इसके कि उनके पास जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त भी महदूद है, बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो उसके बावजूद एक पोटेंशियल थ्रेट बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कितनी नशिस्तें आपके नज़दीक, आप कैसे कहते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट आप बना सकते हैं? देखिए आसमा, हमने जैसे माजिद ने कहा कि हमने बहुत सिस्टमेटिक और बहुत साइंटिफिक तरीके से होमवर्क किया है एक एक सीट के ऊपर, वो प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हों या नेशनल असेंबली की सीट्स हों। बहुत सारे लोग हमसे खफा हुए हैं बिकॉज हमारे जो होमवर्क था उसके मुताबिक वो सीट जो है वो नहीं निकाल पा सकते थे। सो इसलिए जो लोग सीट जीत सकते थे उन्हीं को मैदान में उतारा गया है। और हमारा जो फर्क है ना बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, वो ये है कि मेरी लीडरशिप की आप तकरीरें अगर सुने तो हम कोई इल्जाम तराशी, कोई नफरत, कोई इंतशार नहीं, हम अपनी कारकर्दगी की बात करते हैं और आम आदमी को जो है वो आने वाले अच्छे मुस्तकबिल के लिए उनसे वोट मांगते हैं। और ये जो 5 साल मंशूर कब आ रहा है आपका? मंशूर 5 साल का जो
जी, मंशूर हमारा 27 को इंशाल्लाह लॉन्च हो रहा है और बहुत मेहनत की है हमने उस मंशूर के ऊपर। उसके अंदर टेक्नोक्रेट लोग, उसके अंदर मुख्तलिफ NGOs, मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबको ऑन बोर्ड लेकर एक बहुत कम्प्रीहेंसिव ड्राफ्ट तैयार किया। और सिर्फ उसकी कंपाइलिंग में एक महीना लग गया और हमने अवाम से भी तजावीज ली है कि वो मुस्लिम लीग नून के जो है वो मंशूर में क्या देखना चाहते हैं। तो हमने एक डॉक्यूमेंटेड, एक वेल ड्राफ्टेड और एक हकायक पे मबनी जो है वो मंशूर दिया है, बिकॉज मियां नवाज साहब की पहले दिन से ये इंस्ट्रक्शन थी कि कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे हम जो हम पूरा नहीं कर सकते। सो और अभी भी वो अपनी जहां कैंपेन कर रहे हैं वहां साथ साथ मुख्तलिफ टेक्नोक्रेट्स के साथ, कारोबारी लोगों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठकर वो एक रोड मैप। बिल्कुल, ये मंशूर पहले आ जाता, मुहिम बाद में तो ज्यादा मुनासिब होता, लेकिन आप कह रही हैं 27 को ये आ जाएगा तो उसमें काफी काम हुआ है, हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं। लेकिन नाज, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतबादिल पार्टी PTI के तौर पे पंजाब में अपने आप को मुतारिफ करवा सकती है या फ़ायदा उठा सकती है इंतखाबी मैदान में? बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हमारी एक सोच है और हमें ये भी पता है कि हमारी जो कारकर्दगी रही है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 के दौरान दौरे हुकूमत में जो अचीवमेंट्स हमारी रही हैं, हमने सिर्फ बातें नहीं की, हमने सिर्फ लोगों को ख्वाब नहीं दिखाए बल्कि उन ख्वाबों के ऊपर अमल दरामद भी किया। NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, BISP जैसे प्रोग्राम, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, ये वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर चुकी है। सेहत के शोबे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये एक हकीकत है, पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे में सेहत की मुफ्त सहूलत, स्पेशली NICVD जैसे इदारे किसी सूबे में नहीं है। और सूबा सिंध में यहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट सेंटर समेत, चेस्ट पेन यूनिट समेत हमारे पास ये एक रिलीफ है जो लोगों के लिए मुफ्त सहूलत मौजूद है। इसी तरह जिगर की पैबंदकारी हो या किडनी के हेल्थ के शोबे से लेके मुख्तलिफ शोबात जिंदगी में देखें, अच्छी बात है, कारकर्दगी का ही मुकाबला होना चाहिए ना। बिल्कुल, आप जैसे बात, बिल्कुल आप जो बात कर रही हैं उज़मा सर हिला रही हैं तो नफ़ी में, लेकिन अच्छी बात है कि कारकर्दगी के ऊपर बात होनी चाहिए। नहीं, देखिए उनको एतराज, देखिए बात यही है, हमें अगर बिल्कुल नफ़ी में एतराज वो कर सकते हैं, ये उनका जमहूरी हक है। शी कैन डिसएग्री विद व्हाट आई से एंड आई कैन डिसएग्री विद व्हाट शी सेज इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे, और यही मेरा ख्याल है कि यही तरीका हमारा है। और जी बिल्कुल, और देखिए अगर हमें कंपैरिजन फिर कंपैरिजन किया जाता है, फिर कहा जाता है कि जी हमने तो लाहौर को लाड़काना और लाड़काने को लाहौर, ये कंपैरिजन ड्रॉ करना ये बड़ी ताज्जुब की बात लगती है मुझे, क्योंकि जब भी देखिए PMLN की अगर बात की जाए तो इनको जब भी हुकूमत मिली 2013 से 18 तक भी तो इनको कभी लाड़काना, कराची और पूरा सिंध याद नहीं आया। तो सिर्फ हुकूमत की कंपेन करने की अपनी स्ट्रेटजी के अंदर अगर आप सिंध पे तनकीद करेंगे, ये कब सिंध जा रहे हैं, क्योंकि बिलावल साहब लाहौर पहुंचे तो ये कब सिंध जा रहे हैं। मैंने ब्रेक लेनी है, पाकिस्तान में कैंपेन कर रहे हैं। ठीक बात है, मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद हम इस पे भी बात करेंगे कि PMLN सिंध में बाकायदा कैंपेन, यानी लाड़काना में मरियम साहिबा जलसा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, और फिर इम्कानात क्या हैं आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से, PTI को क्या ख़तरात लाहक हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मुख्तसर ये वक्त है, इसमें बहुत क्विकली मैं सवाल करने की कोशिश करती हूँ। माजिद, आपको लगता है कि ये आज़ाद उम्मीदवार होंगे, कितनी तादाद में आ सकते हैं? बहुत अच्छे से हम कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर देखें तो पता भी चल जाएगा उसमें, लेकिन मोस्टली PTI के होंगे। ये क्या PTI के साथ जाएंगे या मुख्तलिफ सियासी जमातें इन पर नज़र रखे बैठी हैं इस वक्त? जी, टेक्निकली तो चूंकि तहरीके इंसाफ एक रजिस्टर्ड जमात है और इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी शख्स उसमें शामिल हो सकता है, सो इस हवाले से तो कोई कानूनी कदगन मौजूद नहीं है। लेकिन जो उम्मीदवार जीत कर आएंगे, डेफिनेटली उनका नंबर जितना भी हो, 40 हो, 50 हो या 30 हो, सो उनके ऊपर कानूनी तौर पर कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि वो तहरीके इंसाफ को ही ज्वाइन करें। ये है वो सबसे बड़ा पॉइंट। अखलाकी तौर पे तो उन पर बिल्कुल तनकीद हो सकती है और वो बिल्कुल होगी तनकीद कि उन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की है, लेकिन लीगल ग्राउंड्स के ऊपर वो इस चीज के मजाज होंगे कि वो किसी भी इत्तेहाद को, किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकें। अच्छा, पंजाब के वोटर को सामने रखते हुए आपको लगता है इसलिए भी वोटर कंफ्यूज हो सकता है कि भाई ये पता नहीं PTI में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और आज आपने देखा सलमान अकरम राजा साहब हलफ ले रहे हैं कि भाई मैं PTI के साथ ही हूँ। जी, इस हवाले से मेरा कुछ इख्तलाफ इसलिए भी है कि बाई इलेक्शंस के अंदर PTI ने जिस तरह से रिस्पांस दिया था
उससे नहीं लगता कि पीटीआई का वोटर जो है वो अपने अगराज़ो मकासद के हवाले से कोई कंफ्यूज है। जिन लोगों ने वोट डालने जाना है डेफिनेटली वो बैंगन पे, कद्दू पे, हारमोनियम पे वोट डालने जरूर जाएंगे। सो इसलिए उन उम्मीदवारों को भी बहरहाल कहीं ना कहीं ये खतरा होगा। जहां तक हलफ लेने का मामला है तो बहरहाल इन चीजों की सियासत में गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी सियासी जमात की जानिब से हो, ये ऐसे ही काबिल मुज़म्मत है। नाज वफाक में हुकूमत आप बनाएंगे तो आज़ाद उम्मीदवारों पे नज़र आपकी भी है, जो कि कल बिलावल साहब ने कहा भी है। देखिए, ये तो जब 8 फरवरी को जब नताइज आएंगे तो फिर उसके बाद चीज़ें वाज़ेह होंगी कि इंडिपेंडेंट्स कितनी सीट लेते हैं और किस हुकूमत बनाने के लिए, एक मेजॉरिटी हुकूमत बनाने के लिए कितनी सीट्स जो मिला के इत्तेहादियों को दरकार होगी, और फिर ये डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर के अंदर हम जा सकेंगे कि इत्तेहादियों क्या को अच्छा फैसले कहा किए आपने जाएं। उज़्मा, इत्तेहादियों का मतलब ये है कि मखलूत हुकूमत बनेगी। इत्तेहादी क्यों? हाँ, नहीं, आपके साथ देखिए, इंडिपेंडेंट्स इत्तेहाद कर सकते हैं। दीगर छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आके अगर आपके साथ खड़ी होती हैं हमारे साथ, तो डेफिनेटली पार्टीज फिर फैसला करती हैं कि किस तरह से हम अपनी अच्छा हुकूमत बनाने के लिए नंबर अगर होगी तो मखलूत हुकूमत उज़्मा नहीं तो जी नहीं, देखिए, मैं पंजाब की हद तक तो नहीं समझती कि कोई मखलूत हुकूमत बनने जा रही है या बन सकती है। ये जो जहां तक ये पीटीआई का मामला है और वास्ता है, अभी पीटीआई के अंदर अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं और उनके अंदर जो हमारे जैसे माजिद ने कहा था कि हमारे भी कुछ लोग इंडिपेंडेंट खड़े हैं, उनके भी बेतहाशा लोग इंडिपेंडेंट खड़े हैं। सो अब उसमें से असल पीटीआई कौन सी है, नकली पीटीआई कौन सी है, ये एक बड़ा मामला होगा। एक बात जो मैं पिछली मेरा टर्न नहीं आ सकी, जिसके ऊपर मैं नफी कर रही थी इसकी बात की, नाज की। नाज ने 2013 से 18 का जिक्र किया। मुझे हैरत यह है कि नाज को ये कैसे भूल गया कि सीपैक के प्रोजेक्ट्स हों, मुराद अली शाह साहब को ऑन बोर्ड लेना हो, K4 हो, ग्रीन लाइन हो, और इसका बकायदा, अब तो खैर इनको भूल गया है, लेकिन जब भी हमारे साथ इत्तेहादी हुकूमत में थे तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो बकायदा शहबाज पीर भी मांगते थे और शुक्रिया अदा करते थे K4 का जो है वो मंसूबे का प्रोग्राम। अब नाज कुछ कहेंगी और वक्त खत्म हो गया है। जी जी देखिए, नहीं ठीक जी, देखिए सीपैक, देखिए ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, आप लोग कारकर्दगी की बात करें। सीपैक जी, देखिए सीपैक वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ आसिफ अली जरदारी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में सीपैक का विजन दिया और अगर उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में जो हुकूमत आई वो अपना किरदार अदा करती है, करना चाहिए, पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, कारकर्दगी ही वो सवाल है, बिल्कुल कारकर्दगी ही वो सवाल है, मंशूर ही वो प्रोग्राम है जो कि सियासी जमातें अवाम को देंगी। जो सियासी जमातें कारकर्दगी बयान नहीं कर सकती, जो अपने मंशूर को अपने अवाम के सामने पेश नहीं कर सकती और उस पर अमल नहीं कर सकती, अवाम भी ज़रूर उनके बारे में सोचेंगे। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये वोट वाले दिन का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।